25 पैसे का ससुराल। रामपुर शहर में किशोरीलाल का एक बड़ा सा परिवार एक साथ रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी संतोषी, 2 बेटे कमल और मदन, 2 बहुएं सुमन और सीमा, बेटी मधु और 2 पोते सोनू और गोलू आपस में मिलकर रहते थे। लेकिन उसके दोनों पोते बहुत ही शरारती होते हैं। एक दिन सुबह, अरे भाग्यवान कहाँ हो? आज चाय नहीं मिलेगी क्या? अरे क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? दोनों बहुएं पूजा कर रही है, थोड़ा सब्र रखो। आज बहुएं देर से उठी? अरे आज संडे है और कल सब देर से सोए थे। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, ना उठने का टाइम है ना सोने का। हे भगवान, ये फिर से शुरू हो गया। हमारे समय में हम लोग सुबह 4 बजे उठकर मेहनत करना। संतोषी जल्दी से बहू के पास जाकर उनको चाय बनाने को बोलती है। सुमन फटाफट चाय लेकर किशोरीलाल के पास आकर उसको चाय देते हुए कहती है, ये लीजिए बाबूजी चाय। अरे लाओ लाओ बड़ी बहू, सुबह सुबह चाय पिए बिना दिन की शुरुआत अच्छी नहीं होती। अरे जल्दी से चाय पियो, अब ज्यादा बातें ना बनाओ। दोपहर का खाना खाने के लिए पूरा परिवार टेबल पर बैठा था। तभी किशोरीलाल के दोनों पोते खाने के साथ खेलने लगते हैं। गोलू रोटी को तोड़कर छोटी छोटी गेंद बना रहा था तो सोनू चावल से पहाड़ बना रहा था। किशोरीलाल की नजर जैसे ही पोतों की हरकतों पर पड़ी, उसके माथे की नसें तन गई। ये क्या कर रहे हो? तुम लोगों को खाने की इज्जत करना भी नहीं आता क्या? अरे दादाजी देखो, ये रोटी की गेंद कितनी अच्छी बनी है, अब हम इससे खेलेंगे। और ये चावल का पहाड़ देखो। तुम लोगों को तो सब बना बनाया मिल गया, इसलिए ये आजादी है। मैं गांव से 25 पैसे लेकर शहर आया था, कितनी मेहनत करके मैंने ये सब बनाया है। सुन गोलू, निकल ले यहाँ से, वरना फिर से वही कहानी सुननी पड़ेगी। हाँ चलो भैया। दोनों पोते अपने दादा की बात को अनसुना करके वहां से चले जाते हैं। उधर किचन में खड़ी दोनों बहुएं ये सब सुन रही थी। सच में सीमा, बाबूजी ने बहुत मेहनत से ये सब बनाया है। मेहनत तो ठीक है दीदी, लेकिन हर बात पर ताने देना भी तो अच्छी बात नहीं है ना। हाँ, लेकिन सबको समझना चाहिए कि बाबूजी ने हमारे लिए सब कुछ किया है। अरे देखो तो दीदी, ये नालायक बच्चे फिर से पापा जी की बात सुने बिना भाग गए। ये दोनों ना बहुत बिगड़ गए। आज माँ जी से कहकर दोनों को डांट लगवाऊंगी। हाँ, तभी सुधरेंगे ये नालायक। उधर किशोरीलाल ने देखा कि उसके पोते उसकी बात अनसुनी करके जा रहे हैं तो उसका पारा और चढ़ गया। आजकल के बच्चों को तो देखो, इनको ना तमीज है, ना संस्कार, ना बुजुर्गों की इज्जत। ये सब करना तो जैसे भूल ही गए। किशोरीलाल गुस्से में बड़बड़ाता हुआ घर से बाहर चला गया। इधर सुमन और सीमा अपने अपने बच्चों को डांटने लगी। सोनू, शर्म नहीं आती तुझे? बड़ों से ऐसे बात करते हैं क्या? और तू गोलू, मैंने क्या सिखाया है तुझे? अब शाम को तुम दोनों अपने दादाजी से माफी मांगोगी। अरे मम्मी, दादाजी को तो आदत है गुस्सा करने की, और हमें आदत है इग्नोर करने की। अभी बताऊं तुम दोनों को, अब तुम्हारी आदत मैं बदलूंगी। शोर और चिल्लाने की आवाज सुनकर संतोषी और मधु वहां आ जाते हैं और जब उन दोनों को पता चला तो मधु हंसने लगी, लेकिन संतोषी उन दोनों को सुनाने लगी। अरे नाश पीटो। अरे वाह दादी, कहाँ है नाशपाती? कौन, पापा लाए थे क्या? दादी मुझे भी दो नाशपाती। अरे पागलों, मम्मी तुम दोनों को नाशपाती नहीं नाशपीटा बोल रही है। भैया लगता है कोई नया फल बाजार से आया है। बुआ, दादी से कहो ना हमें नाशपीटा ला कर दे, मुझे नाशपीटा खाना है। भैया ये गलत बात है, अकेले अकेले नाशपीटा खाओगे? अरे नहीं गोलू, हम दोनों मिलकर नाशपीटा खाएंगे, तभी तो मजा आएगा। ये सुनकर सबको हंसी आ गई। शाम को किशोरीलाल घर लौटा तो सबसे पहले उसने अपनी बहू से चाय मांगी, लेकिन चाय बनने में थोड़ी देर हो गई थी। बस फिर क्या था, तुम लोगों को तो बस आराम करना आता है। मैं जब 10 पैसे लेकर गांव से आया था तो खुद अपने लिए चाय बनाता था, और तुम लोग सब कुछ करा कराया मिल गया, उस पर इतना आलस। बाबूजी बस 2 मिनट अभी लाई। अरे तुम आते आते ही क्यों शुरू हो जाते हो? शुरू नहीं, सच्चाई बता रहा हूं। जब तक जिम्मेदार नहीं बनोगे तब तक मेहनत नहीं होगी, और बिना मेहनत के कोई कामयाब नहीं होता। क्या कहने का मतलब है तुम्हारा? घर में सब निकम्मे है? निकम्मे नहीं, आलसी है सब। बच्चों को अच्छी शिक्षा तक नहीं देते। ऐसे चलता है क्या परिवार? अरे वाह दादाजी, कहाँ चल रहा है परिवार? मुझे भी ला कर दो, मुझे परिवार चलाना है। हाँ भैया, हम दोनों मिलकर परिवार चलाएंगे।
ये सुनकर सबको हंसी आ जाती है और बहुएं भी बच्चों की नादानी पर हंसने लगती हैं, लेकिन किशोरीलाल बच्चों को घूरने लगता है। मम्मी, लगता है सोनू परिवार को गाड़ी समझ रहा है। जैसे नाशपीटा को नाशपाती समझ रहा था। दादाजी, दादाजी, हमें भी परिवार ला कर दो, हम दोनों मिलकर उसे चलाएंगे। और तुम दोनों पागल हो क्या? क्या उल्टा सीधा बोल रहे हो? भैया, दादाजी अकेले अकेले परिवार चला रहे, हमको उससे खेलने भी नहीं दे रहे। चलो दादाजी के कमरे में चलकर दिखते हैं। हाँ, वहीं रखा होगा परिवार। दोनों बच्चे परिवार ढूंढने अपने दादा के कमरे की तरफ चले जाते हैं। फिर किशोरीलाल भी चाय पीकर अपने कमरे में चला गया। अगले दिन जब किशोरीलाल बाहर टहल रहा था तो उसने अपने पड़ोसी कमलेश को उदास देखा। क्या हुआ कमलेश, बड़े परेशान लग रहे हो? क्या बताऊं बाबूजी, बेटे के नंबर बहुत कम आए हैं, पढ़ने में उसका ध्यान ही नहीं है। अरे ये आजकल के बच्चे बस पढ़ने का दिखावा करते हैं। मैं जब 15 पैसे लेकर गांव से शहर आया था तो मैंने रात में मोमबत्ती और दिए जलाकर पढ़ाई की और दिन में नौकरी करता था। ये क्या जाने मेहनत क्या होती है। जी जी बाबूजी, आपने बहुत मेहनत की। कमलेश अपनी परेशानी सुनकर बस किशोरीलाल की बातें सुनने में लग गया। किशोरीलाल उसको समझाकर आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद जब वो घर लौटा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। तभी उसने मधु को फोन चलाते हुए देखा। ये देखकर उसका पारा चढ़ गया। अरे मधु, दिन भर इस फोन में घुसी रहती हो, तुम्हें पढ़ाई का कोई होश है कि नहीं? अरे पापा, मैं तो बस थोड़ा सा, यही थोड़े थोड़े में तुम्हारी पूरी पढ़ाई चली गई। तुम लोग भी ना बस अच्छा खाना, अच्छे कपड़े और शौक पूरा करना, यही सब करते रहते हो और मेहनत नाम की चीज से दूर भागते हो। ऐसा कुछ नहीं पापा, मैं पढ़ाई भी तो कर रही हूँ। दादाजी, बुआ हमारे साथ दिन भर फोन पर वीडियो बनाती है। लो ये देखो, अपने साथ अपने भतीजों को भी बिगाड़ रही हो। पापा, ये तो ऐसे ही बोल रहा है। झूठ मत बोलो। मैं जब 9 पैसे लेकर गांव से शहर आया था तब मैंने पढ़ाई के साथ साथ दुकान पर भी काम किया। दिन भर काम करता था, रात में लालटेन जलाकर पढ़ाई करता था। तुम लोगों के पास तो बिजली भी है, फोन भी है, फिर भी सिर्फ टाइम पास करते रहते हो। पापा, अब जमाना बदल गया है। जमाना बदले या इंसान चांद पर चला जाए, मेहनत मेहनत होती है। मैंने अपने परिवार के लिए इतनी मेहनत की, खून पसीना बहाया, तब जाकर ये घर बना और तुम लोगों को सब फ्री में मिल गया तो उसकी कदर ही नहीं कर रहे हो। किशोरीलाल के डांटने से घर में सन्नाटा हो जाता है। रात में खाना खाने के बाद कमल किशोरीलाल से कहता है, पिताजी, इस बार बिजनेस में थोड़ा नुकसान चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मैं जानता था यही होगा, क्योंकि तुम लोगों के अंदर तो आजादी भरी है ना, सब कराया मिल गया, उसको आगे तक बढ़ा भी नहीं पा रहे हो। अरे नालायकों, कुछ तो सोचो। पिताजी की आदत ये यही, बस डांटना आता है इनको। मैं 9 पैसे लेकर गांव से आया था और इतनी मेहनत से इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया, रात दिन काम किया, और मेरी ये नालायक औलाद मेरी मेहनत को डुबाने पर लगी है। पिताजी सही कह रहे हैं, हमें धंधे में और दिमाग लगाकर मेहनत करनी होगी। अब यहां क्या खड़े हो, जाओ लेटो जाकर, सोचता हूं कुछ। तुम बच्चों से कभी प्यार से क्यों नहीं बात करते? ये तो सोचो, उनके बच्चे हैं, घर में 2 बहुएं हैं। अरे इन नालायकों के बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, लेकिन यह दोनों बच्चे ही बने रहेंगे। अगले दिन संतोषी अपनी बहुओं के साथ बैठी थी। वहां मधु भी आती है। तभी सबके अंदर मजाक का कीड़ा जाग गया। हे भगवान, पापा जी की ये कहानी सुन सुनकर तो मेरे कान पक गए। ये 9 पैसे लेकर गांव से आने की कहानी कितनी बार सुना चुके हैं। हाँ, मुझे तो याद भी हो गई है। अगले जन्म में हम लोग खुद 9 पैसे लेकर गांव से आ जाएंगे और फिर पापा जी की तरह ताने मारेंगे। अरे भाभी, उस दिन पापा ने तो मेरी लंका ही लगा दी थी। मैं तो डर से थर-थर कांपने लगी थी। अब क्या करे, तुम्हारे बाबूजी से मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता। तभी वहां किशोरीलाल आ जाता है। अरे मैं ताने नहीं दे रहा हूं, मैं हकीकत बता रहा हूं। मेहनत से ही आदमी कुछ बनता है। ठीक है पापा, अब से मैं रोज 9 पैसे लेकर पढ़ाई करूंगी। नहीं बुआ, तुम लालटेन जलाकर रात में पढ़ना। पूरा घर हंसी ठहाकों से गूंज उठा। किशोरीलाल मधु को घूरते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। अब शाम को कुछ रिश्तेदार घर आए। उनके बच्चे सोनू और गोलू के साथ मिलकर टंकी का पानी बहाकर उससे खेल रहे थे। ये देखकर किशोरीलाल भड़क गया। ये क्या कर रहे हो नालायकों, पानी ऐसे बहाया जाता है क्या? दादाजी, हम तो बस खेल रहे थे।
हटो हटो, चुप रहो सब। अब दादाजी हमको पानी बहाना सिखाएंगे। तुम लोगों को पानी का मोल नहीं पता। मैं जब 5 पैसे लेकर गांव से आया था तो। ये सुनकर संतोषी चुप नहीं रह पाई। उसने भी किशोरीलाल को ताने मारने शुरू कर दिए। अरे अब बस भी करिए, हर बार अपनी पुरानी कहानी सुनाने लगते हैं। पुरानी बातों से ही तो हमें सीख मिलती है, तुमको समझ में नहीं आएगा। बाबूजी, कहीं आप अपने जमाने की बातें लिखकर छपवाने वाले तो नहीं है ना? हाँ, इन बातों पर एक किताब बन जाए, 8 पैसे की कहानी। तुम सब भले ही मजाक उड़ाओ, लेकिन सच्चाई यही है। घर में हंसी मजाक और तानों का सिलसिला जारी रहा। अगले दिन घर में हलचल मची थी। बहुएं फैमिली फंक्शन में जाने के लिए ब्यूटी पार्लर से मेकअप करवाकर लौटी। उनके माथे पर टिकली, आंखों में गहरा काजल, होठों पर लाल लिपस्टिक और बाल स्टाइलिश तरीके से सेट किए हुए थे। जैसे ही दोनों बहुओं ने घर में कदम रखा, किशोरीलाल की आंखें फटी रह गई। अरे बाप रे, ये कौन आ गया घर में? दादाजी भागो भागो, भूतनी आ गई। अरे बाबूजी, ये नया फैशन है। मैं कैसी लग रही हूँ माँ जी? तुम दोनों हो? मैं तो पहचान ही नहीं पाई तुम्हें। तुम लोगों ने ये सब किसके कहने पर किया? बाबूजी, शहर में रहने वाली बहुएं ऐसी ही तो होती हैं। पापा जी, फंक्शन में हमें भी तो मॉडर्न दिखना था। अरे ये क्या हाल बना लिया तुम लोगों ने? भैया, हमारी बीवियां तो सीधा फिल्मी हीरोइन लग रही हैं। माँ अब तो पक्की ब्यूटी क्वीन बन गई। हे भगवान, पहले घर संभालना सीखो, फिर यह फैशन करना। चलो अब जल्दी, वरना फंक्शन में लेट हो जाएंगे। किशोरीलाल ने ठान लिया कि वो इस बार कुछ नहीं कहेगा। अब बहुएं फंक्शन में जाने के लिए गाड़ी में बैठने लगी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दादाजी, मम्मी लोग सैंडल में ऊंची एड़ी पहनकर चल रही है, देखिए गिर ना जाए। अरे पागलों, सैंडल में ऊंची एड़ी नहीं, ऊंची एड़ी के सैंडल पहनकर चल रहे हैं। हाँ, वो जो भी हो बुआ, पर अगर गिर गई तो इन लोगों के फैशन का सत्यानाश हो जाएगा। अरे ये सब क्या तमाशा है? बाबूजी, थोड़ा रिलैक्स कीजिए ना, हम लोग चल लेंगे। हाँ, फैशन को समझने के लिए दिल जवान होना चाहिए। और इस उम्र से तुम्हारे बाबूजी तो कब के आउट हो चुके हैं। और जैसे ही किशोरीलाल का परिवार फंक्शन में पहुंचा, सारे रिश्तेदार बहुओं का फैशन देखकर वहां इकट्ठा हो गए। अब फंक्शन में हंगामा बढ़ता गया। वाह वाह बाबूजी, आपकी बहुएं तो बिल्कुल शहर की मैडम बन गई। अरे ये शहर का फैशन मुझे समझ में नहीं आता। सीधा साधा आदमी भी इसमें तमाशा बन जाता है। अरे कोई बात नहीं भाई साहब, बच्चों की उम्र है ये सब करने की। अरे संतोषी बहन, पता है मैं तो साइकिल से अपनी शादी में गया था। हाँ, और मैं अपनी शादी में बैलगाड़ी में बैठ कर गया था, तब ये सब नहीं चलता था। हाँ, हमें तो सब याद है। किशोरीलाल की नजर सब रिश्तेदारों पर पड़ी। वो वहां सबसे बड़ा था, इसलिए सब आकर उसके पैर छू रहे थे। अब उसने पूरे जलसे का माहौल ही बदल दिया। अरे सुनो, तुमको पता है मैं 25 पैसे लेकर गांव से आया था, और यहाँ शहर में मैंने 25 लाख की संपत्ति बनाई है। बहुत मेहनत करके, रात में मोमबत्ती से पढ़कर और दिन में नौकरी करके ये मकाम हासिल किया मैंने। वाह भाई साहब वाह, हमारे बच्चों को तो आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए। वाह वाह मोटा भाई, मतलब आपने सब कुछ अपनी मेहनत से बनाया। मेहनत ही मेरी पूंजी है। मैंने खून पसीने से अपने बिजनेस को खड़ा किया है। लो मम्मी, अब फिर से पापा की वही कहानी यहाँ भी शुरू हो गई। अरे छोड़ उनको, तेरे बाबूजी की कहानी तो मुझे रोज सुनने को मिलती है। हाँ मम्मी जी, समय के साथ ये कहानी रोज लंबी होती जा रही है। तभी अचानक पीछे से एक भारी आवाज आई। बंद कर अपनी ये बकवास किशोरी। सबने पीछे मुड़कर देखा तो किशोरीलाल का बड़ा भाई चंद्रमोहन वहां खड़ा था। उसको देखकर पहली बार किशोरीलाल हंसा और उसने अपने बड़े भाई के पैर छुए। चंद्रमोहन गुस्से में खड़ा था। अरे भैया, आप यहाँ कैसे हो? आप? मैं ठीक हूँ छोटे, क्या कह रहा था? तूने ये सब मेहनत से बनाया? अरे भैया, आप नाश्ता करो, ये सब छोड़ो। जब तू सबको कहानी सुना रहा था तभी मैं यहाँ आ गया था। क्या मतलब कहानी? मेरा मतलब यह है कि मेरा भाई भी ना पहले बहुत आलसी था। वो हमेशा शरारत करता रहता था और बहुत लापरवाह था। इसने बचपन में कभी मेहनत नहीं की। ये सुनकर किशोरीलाल का पूरा परिवार हैरान हो गया। उन सबने पहली बार देखा कि उनके बाबूजी किसी के सामने सर झुकाए चुपचाप उनकी बात सुन रहे हैं। पिताजी, ये क्या बोल रहे हैं ताऊजी? आप पापा क्या सच में?
अरे ये 25 पैसे लेकर नहीं, बल्कि मैं और हमारे पिताजी से खुद शहर छोड़ने अपनी कार से आए थे। हमारे पिताजी गांव के जमींदार थे, उनके पास बहुत संपत्ति थी। उन्होंने ही किशोरी का शहर में इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करवाया था। अरे तो फिर अभी ये भाई साहब क्या सुना रहे थे? हमने पहले से ही जमीन जायदाद खरीद रखी थी। हम लोगों को सब कुछ बना बनाया मिला, हमने बस उसे आगे बढ़ाया है। अरे बाप रे मदन के बाबूजी, आप तो खुद हीरे की खान में पैदा हुए थे और हम सबको रोज नई नई पैसों की कहानियां ताने मारते हुए सुनाते हो। पता नहीं बाबूजी की मेहनत की कौन सी ट्रेन छूट गई थी जो वो हमको इतना डांटते हैं। हाँ, ये तो बचपन से ही काम से बचते थे और हम सबको घर में दिन भर नाच नचाते रहते हैं। ये सुनकर पूरा माहौल ठहाकों से गूंज उठा। किशोरी लाल को तो काटो तो खून नहीं, इस तरह से खड़ा वो सब सुन रहा था। अब उसने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन चंद्र मोहन ने उसको चुप करा दिया। अरे भैया आप भी, मैंने भी तो कुछ किया होगा, तभी तो आज यहाँ हूँ मैं। हाँ, तूने आलस करने में महारत हासिल की थी। आज तो पापा की पोल खुल गई। क्या दादाजी, आप भी बच्चों की तरह बहाने बना रहे हो? अरे दादाजी, अब आपकी मेहनत की कहानी हम लोग सुनाएंगे। ये सब सुनने के बाद किशोरी लाल ने गहरी सांस ली और सबकी तरफ देखा। ठीक है, मैंने मेहनत कम की थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मेहनत करें। पिताजी, हम लोग आपकी भावनाएं हमेशा से समझते हैं। हाँ पापा, हम लोग खूब मेहनत करेंगे, बस आप हमें रोज ये एक ही कहानी मत सुनाना। हाँ, हम भी बोर हो गए। भला हो जेठ जी का जिन्होंने हमें इस कहानी से बचाया। अब फंक्शन का माहौल हंसी मजाक से भर गया। बहुएं भी समझ गई कि किशोरी लाल जो भी कहता था वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चाहता था कि उसके बच्चे मेहनती बने। चंद्रमोहन ने हंसते हुए किशोरी लाल को गले लगाया और सब खुशी खुशी फंक्शन में खाना खाकर अपने घर वापस लौट आए। सोनम अपनी सास रमा, ससुर मोहन और पति अमन के साथ रहती थी। वो एक वर्किंग वुमेन थी जो बाहर काम भी करती थी। एक दिन सोनम की ऑफिस की छुट्टी होती है तो वो अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी सोनम को उसके ससुर बुलाते हैं। अरे बहू कहाँ है? आज छुट्टी है तो अपने ससुर को चाय भी नहीं पिलाएगी क्या? बस पूरा दिन आराम ही करेगी। जरा एक कप चाय तो ले आ मेरे लिए। ठंड में गर्मा गर्म चाय पीने का बार बार मन करता है। अपने ससुर की आवाज़ सुनकर सोनम तुरंत रसोई में जाती है और चाय बनाने लगती है। चाय बनाकर सास और ससुर दोनों को देती है। तभी सोनम की सास कहती है, बहुत दिन हो गए हम किसी बड़े से होटल में कुछ खाने ही नहीं गए। क्यों ना आज हम कहीं बाहर खाना खाने जाए। आज तो बहू भी घर पर ही है। लेकिन माँ जी, मैंने तो राजमा भिगो दिए हैं। आज रात को मैं खाने में सबके लिए राजमा बनाने वाली हूँ। और बाहर का खाना तो वैसे भी बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, पेट भी खराब हो जाता है बाहर का खाकर। इसीलिए तो हम किसी ऐसी जगह जाएंगे जहाँ साफ सफाई से अच्छा खाना बनाते हो। तेरी तनख्वाह भी मिल गई होगी ना? शाम को आते समय चश्मा भी बनवा लेंगे, मेरा चश्मा टूट गया है। लेकिन अभी तो 1 हफ्ते पहले ही आपने नया चश्मा लिया था, इतनी जल्दी आपका चश्मा टूट भी गया? पता है ना पापा जी, कितना महंगा चश्मा था, कैसे टूट गया? बाबू, तू अब अपने सास ससुर से हिसाब किताब ले रही है क्या? हाँ, तो क्या समझती है कि घर में एक तू ही कमाने वाली है, तो तू घर के लोगों से अब तो हिसाब किताब लेगी? घर की मालकिन बन गई है क्या तू? नहीं माँ जी, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि 1 हफ्ते पहले ही चश्मा बनवाया था पापा जी का, वो भी इतना महंगा, कैसे टूट गया? बहू, तू चश्मा कैसे टूटा ये नहीं पूछ रही है, बल्कि हमें ये बताना चाहती है कि घर का खर्चा तू उठाती है, इसलिए हम ज़्यादा खर्चा करने लगे हैं, है ना? तेरी बात का यही मतलब? नहीं नहीं पापा जी, आप गलत समझ रहे हैं। घर का खर्चा मैं चला रही हूँ तो ये घर भी तो मेरा ही है ना। अपने घर का खर्चा उठाने में कैसी शर्म? लेकिन आप लोगों को भी तो समझना चाहिए ना, जब घर में बस एक ही कमाने वाला हो तो खर्चा थोड़ा कम ही करना चाहिए। बहू, तू जो बातों में हमें और हमारे बेटे को ताने दे रही है ना, वो ताने हमें अच्छे से समझ में आ रहे हैं। और रही बात घर खर्च की, तेरी शादी हुई है मेरे बेटे से। मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, अभी भी अगर हम उसकी दूसरी शादी करवाना चाहे ना तो एक से एक लड़की के रिश्ते आएंगे। तो पैसे क्या कमाने लगी, हमारे आगे अकड़ रही है। तो अकड़ उतनी रख जितनी तू हमारी झेल पाए। हाँ, पूरा मूड ही खराब कर दिया बहू ने तो। अच्छा खासा हम शाम को कहीं बाहर खाना खाने जाते, लेकिन इसकी बातें सुनकर तो अब घर पर ही खाना खाने का मन ना हो। सुन बहू, चश्मा बनवा दियो चुपचाप मेरा।
माफ़ करना पापा जी, माँ जी, आप लोगों को मेरी बातों का बुरा लगा, उसके लिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ। मेरे कहने का वो मतलब बिल्कुल नहीं था जो आप लोगों ने समझ लिया। और पापा जी, मैं आपका चश्मा बिल्कुल बनवा दूँगी। सोनम ही बस अपने ससुराल में कमाती थी और कोई नहीं कमाता था, लेकिन फिर भी सोनम को वो इज्जत नहीं मिलती थी जो उसे मिलनी चाहिए। सोनम को हमेशा अपने सास ससुर से ताने ही सुनने को मिलते थे। ऐसे ही एक दिन अमन बाहर घूमने जा रहा होता है और वो सोनम के पर्स से पैसे ले लेता है। ये देखकर सोनम अपने पति अमन से कहती है, ये क्या है अमन, तुमने मेरे पर्स से पैसे क्यों लिए? तुम खुद तो कुछ कमाते नहीं हो और मैं जो कमाती हूँ उसे भी ऐसे पानी की तरह बहाते रहते हो। कोई कदर है क्या पैसों की? सोनम, अभी मैं लेट हो रहा हूँ, मेरे दोस्तों के साथ प्लान बना हुआ है आज। तुमसे इस बारे में बाद में बहस कर लूँगा, लेकिन अभी नहीं। अभी सच में मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। नहीं, इस बारे में आज ही बात होगी। अब बस बहुत हो गया। तुम जो नई वाली जॉब के लिए गए थे उसका क्या हुआ? वहाँ तो तुम काम करने वाले हो ना? नहीं यार, वहाँ मेरा मन ही नहीं लगा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए छोड़ दी वो जॉब। हाँ, क्या छोड़ दी? अरे मैं इतने लोगों से बात करती हूँ, तुम्हारे लिए नई नई नौकरी पता करती हूँ और तुम 1 महीने में ही हर जॉब छोड़ देते हो। हमारे फ्यूचर के बारे में तुम कुछ सोचते क्यों नहीं हो? सोनम अमन को बहुत सुना रही होती है और उन दोनों की आवाज़ कमरे से बाहर तक जा रही होती है। उन दोनों की आवाज़ सुनकर वहाँ रमा आती है। बहू, क्या हो रहा है? तो अपने पति पर ऐसे चिल्ला क्यों रही है? अपने पति पर चिल्लाना क्या शोभा देता है तुझे? शर्म नहीं आती अपने पति से ऐसे बात करते हुए? माँ जी, आप ही बताओ, मैं इन पर चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? वो जो एक नई जॉब मैंने इन्हें बताई थी, ये वो भी छोड़कर आ गए हैं। आज तक रिकॉर्ड है कि कहीं भी 1 महीने से ऊपर इन्होंने जॉब की हो तो। हाँ तो क्या हो गया? मेरे बेटे को नौकरी नहीं करनी है तो नहीं करेगा। हम लोग सड़क पर तो नहीं रहते कि मेरे बेटे के लिए काम करना इतना ही ज़रूरी है। किसी चीज़ की कमी है क्या मेरे बेटे को? माँ जी, आप ही कहती है ना अमन बहुत पढ़े लिखे हैं, तो आप अब खुद बता दीजिए मुझे, क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई लिखाई का? क्या फ़ायदा जिससे अमन एक नौकरी तक ना कर पाए? बस बहुत हो गया बहू तेरा। अरे तू कमाती है, किसी की 4 बातें सुनती है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि मेरा बेटा भी वही करे। आज के बाद मेरे बेटे से ऊंची आवाज में कभी बात मत करना। रमा सोनम को बहुत सुनाती है और सोनम के पर्स से सारे पैसे निकालकर अमन को दे देती है। सोनम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ये सब, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर सकती। ऐसे ही एक दिन रमा अपने बेटे को ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खिला रही होती है। तभी सोनम शाम को नौकरी करके घर वापस आती है। ड्राई फ्रूट के लड्डू देखकर सोनम जैसे ही लड्डू निकालने जाती है तो रमा उसे रोक देती है। रुक जा बहू, ये लड्डू तेरे लिए नहीं बनाया मैंने। माँ जी, ये क्या बात हुई? हमारे घर में ये कब से होने लगा कि किसी एक के लिए ही कुछ खास बना? ये लड्डू मैं क्यों नहीं खा सकती माँ जी? क्योंकि ये मेरे बेटे के लिए है। बेचारा दिन भर बाहर रहता है, थक जाता होगा, कुछ ढंग का खाता भी है या नहीं, इसलिए मैंने ये लड्डू अपने बेटे के लिए बनाया है। शरीर में ताकत रहेगी। माँ जी, आपका बेटा बाहर बस ऐश करने के लिए जाता है और मैं बाहर नौकरी करने के लिए जाती हूँ। फिर भी आपको आपके बेटे की थकान दिख रही है, मेरी नहीं। तेरा क्या है? तू तो ऑफिस में जाकर एक जगह बैठी रहती होगी, है ना? रमा बस हर वक्त अपने निठल्ले बेटे के बारे में ही सोचती थी, अपनी बहू के बारे में नहीं। ये सब सोनम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और जब ये सब सोनम के पिता महेश को पता चलता है तो वो अपनी बेटी को वापस अपने घर ले आते हैं। खाली घर रमा से देखा नहीं जाता और वो अपने पति और बेटे से कहती है, बहू के बिना तो घर घर नहीं लग रहा। कहीं ना कहीं गलती तो हमारी भी है, इसलिए अब ना हमें इस बात को और बढ़ाना नहीं चाहिए और बहू को उसके मायके से वापस ले आना चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो रमा, हमें आज ही बहू के मायके जाना चाहिए। रमा अपने पूरे परिवार के साथ बहू के मायके उसे लेने जाती है, जहां अपनी बहू के पिता महेश से रमा कहती है, समझी जी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमारी गलती की वजह से हमारी बहू को आपको ले जाना पड़ा, पर अब हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। सच में बहन जी, आप लोग मेरी बेटी के ससुराल वाले हो, मैं आप सबकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बेटी के साथ कैसा भी व्यवहार कर लें। अरे मेरी बेटी ही है जिसकी वजह से आपके घर का खर्चा चलता है और आप सब उसके साथ ही ऐसा बर्ताव करते हो। आप सही कह रहे हो भाई साहब, घर की लक्ष्मी होती है बहू और हमने घर की लक्ष्मी का ही अनादर किया।
लेकिन बहू के जाने से हमारे घर की रौनक ही चली गई। आप हमें हमारी बहू वापस दे दीजिए। नहीं, मुझे आप लोगों की कही गई किसी भी बात पर अब भरोसा नहीं है। पिताजी, ये लोग यहाँ मुझे लेने आए हैं, इन्हें इनकी गलती का एहसास हो गया है। आप माफ़ कर दो ना, और मैं कब तक अपने मायके में रहूँगी। हाँ बहू, तू वापस अपने घर चल। हम तुझसे भी माफ़ी मांगते हैं। अब तक हमने तेरे साथ जो भी किया बहुत गलत था, लेकिन अब हम तेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। सोनम के ससुराल वालों का इतना बोलने पर महेश भी मान जाता है और अपनी बेटी को वापस उसके ससुराल भेज देता है। ससुराल में जाने के बाद कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन बाद में फिर वैसा ही होने लगता है। और एक दिन रमा अपनी बहू से कहती है, बहू, आज अमन के लिए कढ़ी चावल बना देना, उसे बहुत पसंद है। माँ जी, आपको पता है ना, मुझे कढ़ी चावल बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैं कभी खाती भी नहीं हूँ। और अगर वो बनेगा तो मैं क्या खाऊंगी? तो अपने लिए कुछ देख लेना। अरे मेरा बेटा बेचारा दिन भर घूमता है, उसके लिए भी तो ज़रूरी है ना कि उसका मनपसंद का खाना बने। देख, वही बनाना जो मैंने कहा है। ये लोग नहीं सुधरने वाले, लुट-पुट गई मैं तो। सोनम को पता चल गया था कि कुछ भी हो जाए उसके ससुराल वाले तो अब नहीं सुधरने वाले, इसलिए वो भी आदत डालने लगती है। अरे वाह सुशीला, अब तक तो तू सबको बीमार होने पर घरेलू नुस्खे बताया करती थी, अब तेरी बहू सबको दवाइयाँ बताएगी। मेरे नुस्खे बंद नहीं होने वाले। इनकी वजह से कितने लोगों के हजारों रुपए बच गए हैं, वरना हॉस्पिटल वाले सब छीन लेते हैं। हाँ, ये भी ठीक है। चलो चलो, सारी रस्में आज ही ख़त्म करनी है, कल से बहू को हॉस्पिटल भी तो जाना है। सुशीला जी के पास सारी बीमारियों के घरेलू नुस्खे होते थे, इसलिए आस पड़ोस के लोग उससे आए दिन सलाह लेते रहते। और अब सुशीला के बेटे रवि की शादी अंजलि से हो गई, जो एक डॉक्टर थी। सारा परिवार बहुत खुश था कि उनके घर में एक डॉक्टर आई है। माँ जी, बाबूजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरी ड्यूटी का पहला दिन है। अरे खुश रहो बेटा। बड़ा ही नेक काम करती हो तुम बहू, लोगों की ऐसे ही सेवा करती रहो। हमें तो गर्व है कि हमारी नई बहू डॉक्टर है। थैंक यू बाबूजी। अरे क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ माँ, कल रात से जरा जुकाम हो गया है। अरे रुक जा बेटा, मैं तुझे काढ़ा बना के देती हूँ। अरे रहने दो ना माँ, अंजलि दवाई रख के गई है, नाश्ता करके ले लूंगा, ठीक हो जाएगा। अरे दवाई खाएगा तो अंदर जम जाएगी, वो दवाई पड़ी रहने दे और काढ़ा पी ले। अरे, आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई? और ये क्या, दवाई तो ऐसी ही रखी है, ली क्यों नहीं? वो माँ ने काढ़ा दिया था, एक दो बार और पीऊंगा ना तो ठीक हो जाएगा। अरे ये एक गोली ले लेते तो अभी तक सर्दी ठीक हो जाती। ये काढ़े के चक्कर में कब तक परेशान होते रहोगे? चलो ये दवाई खा लो जल्दी से। अरे रवि, ये दवाई क्यों खा रहा है? मैं काढ़ा ला रही थी ना। माँ जी, इस दवाई का असर काढ़ा से ज्यादा जल्दी होगा। बहू, तो डॉक्टर बन गई, तुझे अभी इतना नहीं पता कि दवाई लेने से सर्दी जम जाती है। नहीं माँ जी, ये दवाई बहुत अच्छी है, इससे सर्दी जम नहीं जाती, खत्म हो जाती है। लेकिन ऐसी दवाई के साइड इफेक्ट्स भी तो होते हैं ना। माँ जी, ये दवाई बिल्कुल सुरक्षित है, मैं इन्हें कोई साइड इफेक्ट करवाने वाली दवाई क्यों दूंगी? अरे तुम डॉक्टर होगी बहू, लेकिन तुम्हारी उम्र से ज्यादा तजुर्बा है मुझे। बचपन से आज तक रवि को जब भी सर्दी हुई मेरे काढ़े से ठीक हो गया है, बात खत्म। रवि, ये दवाई नहीं, काढ़ा पिएगा तू। अंजलि की डॉक्टरी और सुशीला जी के नुस्खों के बीच आए दिन टक्कर होने लगी। सुशीला, ओ सुशीला। माँ जी तो मंदिर गई हैं आंटी, कुछ काम था? अरे देखना, मेरा पोता खेलते हुए गिर गया, इसे चोट लगी है, मुझे सुशीला से मरहम लेना था। अरे आंटी, ऐसी चोट को क्लीन करके तुरंत पट्टी करनी पड़ेगी, मरहम लगाने से कहीं इन्फेक्शन फैल गया तो मुसीबत हो जाएगी। रुकिए, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। शुक्रिया अंजलि। अरे कोई बात नहीं आंटी,
बस ध्यान रखिएगा कि इस पर पानी ना लगे। आप इसे कल ले आना, मैं पट्टी बदल दूंगी। ठीक है बेटा। आज तो बहुत खा लिया। रवि की माँ, आज चूरन ज्यादा देना वरना फिर गैस हो जाएगी। बाबूजी, ये चूरन छोड़िए, मैं आपको दवाई देती हूँ। आपकी गैस की परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दवाई की जरूरत नहीं, मैं सालों से इन्हें गैस के लिए चूरन ही देती आई हूँ। लेकिन सालों से बाबूजी की गैस की परेशानी वैसी की वैसी ही है ना, यानी चूरन कोई काम का नहीं, दवाई ही सही रहेगी माँ जी। अरे तू अपनी डॉक्टरी अपने अस्पताल में ही छोड़ कर आया कर बहू, मेरे नुस्खे सालों पुराने हैं। मैं भी तो वही कह रही हूँ, आपके नुस्खे अब पुराने हो गए हैं। साइंस ने इतनी तरक्की करके दवाइयों का इन्वेंशन किया है जिन्हें लेने से जल्दी और सही असर पड़ता है माँ जी। अरे रहने दे, पता कुछ है नहीं, क्या इलाज करती होगी ये। मैं अपनी दवाइयों से रोज लोगों की जान बचाती हूँ। आपकी तरह अनाप शनाप एक्सपेरिमेंट नहीं करती दूसरों पर। आपके नुस्खों की तरह नहीं है मेरी दवाइयाँ, क्योंकि ये एक्चुअली काम करती हैं। क्या काम करती है? एक बीमारी की दवाई लो और 10 नई बीमारियां लग जाती है, फिर जिंदगी भर दवाई खाते रहो। अरे बस करो तुम दोनों तरीके अपनी अपनी जगह सही है। अभी मुझे चूरन दे दो और बहू तुम मेरे लिए कल दवाई ले आना। उस वक्त तो बाबूजी ने लड़ाई रोक दी, लेकिन सुशीला और अंजलि एक दूसरे के तरीकों को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। माँ, दीदी का फोन आया था। जीजा जी के बाल झड़ना बंद करने के लिए तुमने लेप का नुस्खा बताया था ना? हाँ बताया तो था, मेरे नुस्खे ने कमाल दिखा दिया ना। कमाल तो दिखाया, लेकिन उल्टा जीजा जी के सारे बाल उड़ गए माँ। ये तो होना ही था, ऐसे उल्टे सीधे नुस्खे नुकसान ही करते हैं। इससे तो अच्छा है किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले लो, कम से कम बचे हुए बाल तो रहते। अरे उन्होंने लेप बनाने में कोई गलती कर दी होगी, वरना मेरा नुस्खा काम ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। इसे कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। क्या मतलब? मतलब आप अपनी गलती नहीं मानेंगी कि आपके नुस्खों ने जीजा जी को टकला कर दिया। मुझे ना अभी कोई बहस नहीं करनी, मैं मंदिर जा रही हूँ। तुम कोई मौका नहीं छोड़ती माँ को ताने मारने का। मौका तो वो नहीं छोड़ती मुझे नीचा दिखाने का। मैंने लाखों रुपए लगाकर सालों मेहनत करके मेडिकल की पढ़ाई की है, मुझे उनसे ज्यादा पता है। बहू, तुम्हारे चेहरे पर कितने पिंपल निकल आए हैं? जी हाँ बाबूजी, हवा पानी बदलने पर ना मुझे पिंपल हो ही जाते हैं। तुम सुशीला का बनाया लेप लगाओ। रवि को भी बहुत पिंपल होते थे, उसने 1 महीने तक लेप लगाया और उसके बाद उसे कभी एक पिंपल नहीं हुआ। सुशीला, वो लेप बना दो बहू के लिए। लेप तो बना हुआ रखा है, लेकिन मेरा लेप सबके लिए नहीं है, जो विश्वास करते हैं उन्हीं के लिए है। हाँ बाबूजी, मुझे पिंपल ठीक करना है, पूरा चेहरा खराब नहीं करना। मैं हॉस्पिटल से एक क्रीम लाई हूँ, उससे ठीक हो जाऊंगी। क्रीम लगाने से अंजलि के चेहरे पर रिएक्शन हो गया। उसका चेहरा लाल पड़ गया और ज्यादा पिंपल भी निकल आए। ये देखो क्या हाल हो गया मेरे चेहरे का। बाबूजी की बात मानकर माँ जी का लेप लगाया होता तो ऐसा कभी नहीं होता। और जीजा जी के बालों के साथ जो हुआ उसका क्या? हो सकता है कि सच में उन्होंने लेप बनाने में कोई गड़बड़ की हो, लेकिन ये पिंपल वाला लेप तो मैंने और मेरे सभी दोस्तों ने आजमाया है, सबको अच्छा असर हुआ है। मेरी बात मानो और माँ से लेप मांग लो। और उनके सामने झुक जाऊं? कभी नहीं। तो घूमो ऐसा ही चेहरा लेकर। नहीं नहीं, मैं चुपके से जाकर लेप लगा लेती हूँ, लेकिन खबरदार जिसके बारे में माँ जी को कुछ भी बताया तो। अंजलि रोज लेप लगाने लगी और उसका चेहरा ठीक भी होने लगा। एक रात जब वो लेप लगाकर आई तभी, रवि, बहू जल्दी आओ, देखो तुम्हारी माँ को कुछ हो गया है। क्या हुआ माँ? अरे कुछ नहीं, एसिडिटी से सीने में दर्द और घबराहट हो रही थी बस। मैं अभी चेक करती हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं है, मैंने चूरन और काढ़ा पी लिया है, अभी ठीक हो जाऊंगी। अरे बस भी करो सुशीला, तुम्हें कब से परेशानी हो रही है, चुपचाप बहू को चेकअप करने दो। माँ जी की नब्ज ठीक नहीं चल रही, क्या माँ जी को पहले भी ऐसा हुआ है?
हाँ, कुछ महीनों से रात में अक्सर घबराहट होती है, लेकिन इतना ज्यादा कभी नहीं हुई। माँ जी को हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, हमें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मैं हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर को कॉल कर देती हूँ, आप कार निकालिए। हॉस्पिटल पहुंचते ही सुशीला का इलाज शुरू हो गया। डॉक्टर अंजलि। यस डॉक्टर। माँ जी कैसी हैं आप? माइनर हार्ट अटैक था, अब स्टेबल है। आइए आप लोग मिल लीजिए। माँ अब ठीक हो? हाँ बेटा ठीक हो। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मेरी जान बचा ली। शुक्रिया मेरा नहीं, अपनी बहू डॉक्टर अंजलि का कीजिए। अगर वो आपको सही समय पर हॉस्पिटल नहीं लाती तो मुश्किल बढ़ सकती थी। देखा सुशीला, तुम हमेशा बहू और उसकी डॉक्टरी के बारे में उल्टा सीधा बोलती थी। आज उसी बहू और उसके इलाज ने तुम्हारी जान बचाई है, वरना तुम अपने नुस्खे आजमाती रहती तो आज पता नहीं क्या हो जाता। हाँ बहू, थैंक यू और सॉरी भी, मैंने तुम्हें इतना भला बुरा कहा। आज मैं मान गई, तुम सही हो, मैं और मेरे नुस्खे गलत हैं। ऐसा मत कहिए माँ जी, मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था और आपके नुस्खे बेकार नहीं है। देखिए, मैं रोज चुपके चुपके आपका लेप लगाती थी, उसी से मेरे पिंपल ठीक हुए, ना कि मेरी दवाइयों से। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके नुस्खों पर शक किया। तो आप दोनों इस बात से सबक ले लो कि घरेलू नुस्खे अपनी जगह सही है और मेडिकल इलाज भी उतना ही जरूरी है। अंजलि और सुशीला जी दोनों अपना सबक सीख गईं और मिलकर अपने नुस्खों और दवाई से लोगों की सेवा करने लगी।